हाय एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। सो आज की वीडियो में हम लोग आईपीबीबीए 2020 के एक्चुअल पेपर के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो लास्ट ईयर आपका पेपर सितंबर में कंडक्ट किया गया था और 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी लॉजिकल रीजनिंग एलआर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लास्ट ईयर पहली शिफ्ट में आपके 25 क्वेश्चंस एलआर सेक्शन से आए थे। ओके, सो ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल रहेगा? जो भी आईपीबीबीए 2021 या 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जनरल क्वेश्चंस का लेवल पता चल पाएगा, प्लस क्या उनकी बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका पजल केसलेट। आपके 3 पजल्स आए थे इसमें, ये पहला पजल है। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस गिवन बिलो। 6 members of a family, G, H, I, J, K and L, are chemist, clerk, lawyer, jeweler, medico and engineer, but not in the same order. हमें 5 स्टेटमेंट्स दे रखी है और अभी हमें मतलब क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन को देखने के लिए कि हमें इसमें वेरिएबल्स काफी सारे हैं। एक तो दो वेरिएबल्स हैं, एक तरीके से देखा जाए। एक तो नेम्स है, उसके बाद उनका प्रोफेशन है और उनके रिलेशंस भी है कि कौन किसका ग्रैंडफादर है, कौन किसका मदर है। दो तीन वेरिएबल का ये क्वेश्चन है। बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसका जब भी फैमिली ट्री बनाए तो फैमिली ट्री बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि हम हमारा 3 जनरेशन का फैमिली ट्री बनेगा, 2 जनरेशन का बनेगा। कुछ भी करने से पहले, प्रोसीड करने से पहले बेस्ट ये रहता है क्योंकि कि आप सारी स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लें। ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर हम स्टेटमेंट्स को पढ़े तो मेडिको इज द, ये द होगा, द ग्रैंडफादर ऑफ एल एंड ही इज अ केमिस्ट। क्लर्क जे इज मैरिड टू जी। आई ज्वेलर है, लॉयर से मैरिड है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स। 2 मैरिड कपल्स। इससे हमें काफी क्लैरिटी मिल जाएगी जब भी हमारा फैमिली ट्री बनेगा कि 2 मैरिड कपल्स हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। प्लस और इससे कोई इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही है जनरेशन के बारे में कि कितनी जनरेशन है। फैमिली ट्री बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें भी प्रोसीड करने से पहले क्या आपका तरीका होना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि बेस्ट तरीका है कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है या किसका नाम सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एल आ रहा है और एल के बाद एल 2 जगह दिख रहा है मुझे। सिमिलरली अगर मैं जे को देखूं, जे एक ही बार है, जी एक ही बार है, आई भी एक बार है। मतलब ऐसा आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, उससे आपको एल के बारे में अब आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो शुरुआत आप एल से करेंगे, ठीक है। एल के बारे में क्या क्या दे रखा है? मेडिको इज द ग्रैंडफादर ऑफ एल, ये द होगा। मेडिको इज द ग्रैंडफादर ऑफ एल एंड ही इज अ केमिस्ट, यानी कि एल एल के लिए यूज हुआ है, ही इज अ केमिस्ट, तो एल एक केमिस्ट है। अगर मैं देखूं मेडिको ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर का नेम हमें नहीं पता है, तो ये एक तरीके से ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। ये इनका प्रोफेशन है मेडिको और इनका ग्रैंडसन है एल। तो एक तरीके से एक जनरेशन बीच में मिसिंग है, ठीक है। ये वाली जनरेशन जो है ये हमें नहीं पता और यहाँ पे आएगा एल, ठीक है। और एल का प्रोफेशन भी दे रखा है केमिस्ट, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि एल मेडिको, एल केमिस्ट, एक जनरेशन बीच में मिसिंग है, ठीक है। ये सन डॉटर या कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो बेस्ट ये है कि अगर हमें सन डॉटर का कोई आइडिया नहीं है तो इस जनरेशन को बीच में से अभी हटा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इसका सन है, डॉटर है, क्या है। मेडिको पहली स्टेटमेंट हो गई। फिर है क्लर्क जे इज मैरिड टू जी। अभी क्या हम इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्लर्क जे इज मैरिड टू जी? नहीं। लेकिन फिफ्थ स्टेटमेंट में एच इज द मदर ऑफ एल एंड के, तो एच मदर है एल और के की, तो एल यहाँ पे एच आएगा, एच मदर है और 2 मैरिड कपल्स हैं तो एच का हस्बैंड रहा होगा कोई, ठीक है। एल और के। अब के का हमें जेंडर नहीं पता है तो के को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। के मेल भी हो सकता है और के फीमेल भी हो सकता है। सबको बेसिक चीज तो पता होगा, जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोट्स मेल, और जब भी मैं ये सर राउंड ब्रैकेट्स लगा राउंड राउंड सर्कल कर रहा हूँ, इसका मीनिंग है कि ये आपका फीमेल्स है। एल और के हो गया हमारा। उसके बाद और क्या क्या हमें दे रखा है? क्लर्क जे इज मैरिड टू जी।
अगर हम यहाँ करें, ये ग्रैंडफादर है मेडिको वाला, इसकी भी वाइफ होगी दो। एक तरीके से टोटल फैमिली में 6 बंदे थे। हमने सबकी प्लेसमेंट पता चल गई है। यहाँ पे मेडिको जो ग्रैंडफादर है उसका हमें नेम नहीं पता है, उसकी वाइफ होगी, एक मैरिड कपल ये वाला हो गया, ठीक है। फिर दूसरा इनके बच्चे हैं एच और ये, ठीक है। और तीसरा इट्स थर्ड जनरेशन है एल और के। तो अभी तक हमें, और क्लर्क जे इज मैरिड टू जी। सो क्लर्क जे इज मैरिड टू जी कौन से मैरिड कपल में फिट हो सकता है? यहाँ पे फिट हो सकता है, हो सकता है क्या ये यहाँ पे फिट हो सकता है जे और जी? नहीं, ये वाले केस में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि जे और जी में से हमारे पास एच एक बंदा है ऑलरेडी। तो इसका मीनिंग है कि क्लर्क जे इज मैरिड टू जी यहीं फिट होगा। और जे जी का प्रोफेशन नहीं है, तो इसका मतलब जी यहीं पर आएगा और जे हमारा क्लर्क यहीं पर आएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा के कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन हार्डली ये पूरा सेट करने में आपको 1.5 मिनट्स या 2 मिनट्स मैक्सिमम लेने चाहिए सेट को। सो अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन आ चुकी है हमारे पास। अब बचा हुआ नेम किसका है? अगर हम देखें एल के एच जी जे सब आ गया है, अब कौन सा बचा है हमारे पास? अगर इसमें से देखें जी एच आई जे के एल, तो हमारे पास तो हमारे पास जी एच आई बचा है, तो यहाँ पर आई ही आएगा। और एक स्टेटमेंट है आई हु इज अ ज्वेलर इज मैरिड टू लॉयर, तो आई का प्रोफेशन भी पता चल गया, ज्वेलर है, आई ज्वेलर है, और एच जो है हमारा लॉयर है, ठीक है। जी मेडिको, जे क्लर्क, एच लॉयर, आई ज्वेलर, एल केमिस्ट। और प्रोफेशन भी हमें यहाँ पे 6 दे रखे, केमिस्ट, क्लर्क, लॉयर, ज्वेलर। तो बचा क्या? इंजीनियर बचा, यानी कि के इंजीनियर है। तो सारी चीजें पता चल गई, सब पूरा फैमिली ट्री भी बन गया, सबके प्रोफेशन भी पता चल गए। सिर्फ एक चीज अननोन है, क्या? के का जेंडर। के का जेंडर नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमने सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जी? जी का प्रोफेशन है मेडिको, सो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? अभी मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था कि हमें के का, अगर के लड़का हुआ, जैसे के अगर मेल हुआ, तब हम कह सकते हैं फॉर श्योर कि जी आई एल और के 4 मेंबर्स मेल है। लेकिन अगर के फीमेल हुआ तो वो 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कितने मेल मेंबर्स हैं, और क्वेश्चन में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर यहाँ फीमेल मेंबर से पूछा जाता तब भी हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ही होता। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ के? के का प्रोफेशन हमने निकाला था इंजीनियर, सो के है हमारा इंजीनियर, ओके। 61 क्वेश्चन है हु आर द टू कपल्स इन द फैमिली? सो अब ऑप्शंस पे अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, तो ये वाला क्वेश्चन में अगर हम ये वाली स्टेटमेंट है जी क्लर्क जे इज मैरिड टू जी, तो जी जे का ऑप्शन तो आंसर में होना ही चाहिए। तो जी जे का जो ऑप्शन है वो होना चाहिए। तो जी जे आपको इसमें मिल रहा है, जी जे आपको ऑप्शन बी में नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। जी जे आपको यहाँ भी नहीं मिल रहा है, जी जे आपको यहाँ भी नहीं मिल रहा है। सो बिना सॉल्व करे आपने ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सॉल्व भी नहीं करा है, जैसे हमने पहली स्लाइड में यहाँ पे सॉल्व करा है, अगर आपने सॉल्व भी नहीं करा है, तो उसके बजाय भी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से टिक कर सकते हैं। सो हाउ इज जी इज रिलेटेड टू के, मतलब जी के का क्या है, ठीक है। जब भी जी इज रिलेटेड टू के, यानी कि जी के का क्या है? जी के का क्या है? जी के का ग्रैंडफादर है यहाँ, ठीक है। जी यहाँ पर है और के यहाँ पर है, ये 2 जनरेशन ऊपर है, तो जी जो है के का ग्रैंडफादर है। सो आंसर होगा हमारा ग्रैंडफादर। जी इज रिलेटेड टू ग्रैंडफादर। इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना। कब बहुत बार आपको ऐसा आता है कि जी की जगह या के की जगह सुरेश महेश लिखा हो कि हाउ सुरेश रिलेटेड टू महेश, तो आपको ये कंफ्यूजन होती है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। हमेशा याद रखना कि रिलेटेड टू के बाद जो भी होता है उसमें हमें ऐसे चलना होता है कि जी के का क्या है। अगर यहाँ के इज रिलेटेड टू जी होता है तो के जी का क्या है। तो ऐसे अगर आप हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके सोचते हैं तो आपको एकदम आंसर मिल जाता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मेरे को कभी भी ऐसा मेरा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता, ठीक है। सो ये पूरा केस था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आराम से हमें बस ये फैमिली ट्री बनाना था, प्रोफेशनल लिखने से हो जाता। सो वेरी इजी केसलेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट पजल था आपका, देयर आर 4 फ्रेंड्स अंजू, श्याम, रानी एंड हर्ष।
वन ऑफ देम इज अ क्रिकेटर एंड स्टडीज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अंजू एंड शाम प्ले फुटबॉल। सो ऐसे अब आपको डिटेल्स दे रखी है, लेकिन अब मैंने आपको पहले वाले पजल में बताया था कि आपको हमेशा इस टाइप के केसेस में सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने बस 4 फ्रेंड पढ़े और आपने देखा कि गेम्स की और सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो आप सीधे टेबल बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको पूरा टेबल पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है अगली लाइन में आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिससे आपको डेफिनेट पता चल जाए कि कितने गेम्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। सो अगर मैं इसमें देखूं पूरा पढ़ूं, सो बोथ द फुटबॉल प्लेयर्स स्टडी मैथमेटिक्स, हर्ष बॉक्सर है। सो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऑल द फ्रेंड्स स्टडी 2 सब्जेक्ट्स ईच एंड प्ले 1 गेम ईच। सो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने लास्ट में दे रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे हमें पता चल रहा है कि कितना हमें मतलब हर स्टूडेंट का फिक्स्ड है 2 सब्जेक्ट और 1 गेम। उस हिसाब से अब हम प्रोसीड करेंगे। अब हम टेबल बनाएंगे तो हम उतने ही स्लॉट देंगे। जैसे अब मैं सबके नाम भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अंजू, फिर हमारे पास आएगा शाम, फिर रानी और फिर आएगा हर्ष। ठीक है। और इसके बाद इनके और भी कॉलम बना लेते हैं। इनका एक सबके 2 सब्जेक्ट हैं और 1 गेम है। सो ये इनका गेम हो गया कि ये वाले गेम खेलते हैं, और ये सब्जेक्ट 1 हो गया और ये सब्जेक्ट 2। ठीक है। सो ये टेबल बनाने से आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो आप क्वेश्चन में जो जो दे रखा है एज इट इज लिखते चले जाते हैं। वन ऑफ देम इज अ क्रिकेटर एंड स्टडीज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो एक बंदे का हमें तीनों कॉलम दे, मतलब पूरा कॉलम की दे रखा है कि वो क्रिकेटर है और वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। मतलब अगर वो अंजू है तो यहाँ पे क्रिकेट आ जाएगा, यहाँ केमिस्ट्री और यहाँ बायोलॉजी आ जाएगा। तो वो हमें नहीं पता। एक बंदा मिलते ही वो तीनों कॉलम, पूरा एक कॉलम उसका फिल हो जाएगा। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। सो एक कॉलम रिजर्व कर देते हैं क्रिकेटर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो बाद में देख लेंगे। अंजू एंड शाम प्ले फुटबॉल। तो अंजू और शाम का हमें दे रखा है फुटबॉल। तो अंजू और शाम का फुटबॉल हो गया, यानी कि जो क्रिकेटर वाली लाइन हमने छोड़ी थी, ये वाली क्रिकेटर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो या तो रानी के पास आएगा या हर्ष के पास आएगा। अब आगे दे रखा है अंजू स्टडीज कॉमर्स। सो अंजू का कॉमर्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट आ गया इसका। बोथ द फुटबॉल प्लेयर स्टडी मैथमेटिक्स। अंजू और शाम फुटबॉल प्लेयर है, दोनों मैथ्स पढ़ते हैं, तो दोनों में मैथ्स लिख दिया मैंने। किसी भी ऑर्डर में लिख दे सकते हैं। सब्जेक्ट 2 में लिख दिया मैंने, 1 में भी लिख दो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। हर्ष इज अ बॉक्सर, तो हर्ष बॉक्सर आएगा। हर्ष का गेम बॉक्सर आएगा, यानी कि जो हमने क्रिकेटर वाला छोड़ा था वो सारा रानी के कॉलम में भरेंगे। ये वाली जो लाइन थी, वन ऑफ देम इज अ क्रिकेटर एंड स्टडीज केमिस्ट्री बायोलॉजी, अब वो फिल कर सकते हैं। यहाँ क्रिकेटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री आ जाएगा और ये आपका बायोलॉजी आ जाएगा। बस अब 2 चीजें बची हमारे पास। एक शाम का एक सब्जेक्ट बचा और हर्ष के दोनों सब्जेक्ट बचे। वन फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो स्टडीज फिजिक्स। तो फुटबॉल प्लेयर कौन था हमारा, अंजू शाम, तो एक ही इसका बचा है, तो यहाँ फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है, और हर्ष के दोनों सब्जेक्ट बचे हैं। द बॉक्सर स्टडीज मैथ्स एंड अकाउंट्स। बस बढ़िया, तो यहाँ मैथ्स आ गया और ये अकाउंट्स आ गया। ठीक है, बस पूरा प्ले भर गया। कितना टाइम लगा इस पूरे टेबल को बनाने में? हार्डली क्वेश्चन को पूरा करने में, ऐसा क्वेश्चन हमने कर 2 से 2.5 मिनट, पूरा केस हमने सॉल्व कर दिया। सो आईपीवीबी का आपने एलआर का देख, मतलब 2 पजल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना इजी और हलवा पेपर आता है। सो हु डज नॉट स्टडी मैथमेटिक्स? सो मैथ्स किसके पास नहीं है? अंजू के पास है, ये शाम के पास भी है और हर्ष के पास भी है। सो रानी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु स्टडी कॉमर्स एंड डज प्ले फुटबॉल? कॉमर्स और फुटबॉल वाला कौन है? सो कॉमर्स और फुटबॉल अंजू है, और तो कोई है नहीं। शाम के पास कॉमर्स नहीं है, फुटबॉल है। और फुटबॉल तो यही दोनों, तो मतलब कॉमर्स फुटबॉल वाले में सिर्फ अंजू है। अंजू होगा हमारा आंसर। ठीक है, 64 अंजू। 65 है हु प्लेस क्रिकेट? क्रिकेट हमने निकाला था, डिराइव करा था, रानी है क्रिकेटर, केमिस्ट्री बायो, सो रानी वुड बी द आंसर। Okay, and name the person who is not a boxer but studies both chemistry and biology. जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसके पास है, सीधा ये देख लो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक ही बंदा है कॉम्बो, रानी। ठीक है, रानी वुड बी द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, 67 हु स्टडी फिजिक्स? सो फिजिक्स किसके पास थी? फिजिक्स थी हमारी
शाम के पास हमारा फिजिक्स है, ठीक है, ये फिजिक्स। तो शाम वुड बी द आंसर। और ये होगा लास्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अच्छा, ये तो नया केस आ गया, ठीक है। सो ये हमारे 5 क्वेश्चन इसके केस के हो गए। सो इजी क्वेश्चन था, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वाला ऐसा कुछ केस था नहीं। सो ये है थर्ड पजल, लास्ट पजल ऑफ दिस पेपर। सो इस क्वेश्चन में दे रखा है इन अ स्कूल देयर वर 5 टीचर्स, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी इंग्लिश, सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, डी एंड ए वर टीचिंग मैथ्स एंड हिंदी, ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड इंग्लिश। और इसके क्वेश्चंस आपको देख के पता चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज टॉट बाय मोर देन 2 टीचर्स। अगला क्वेश्चन है who among the teacher were teaching maximum number of subjects। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप लोग टेबल बना लो, टीचर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, मतलब एक ही टेबल बनेगा जिसमें टीचर और सब्जेक्ट वाइज सब कुछ हम लिख पाएंगे। सो टेबल बना लेते हैं। टीचर्स के नाम क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो ये हम टेबल बना लेते हैं, ए बी सी डी और ई। सब्जेक्ट्स है हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री, फ्रेंच। तो ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, ये हो गया ज्योग्राफी, ये मैथ्स, ये हिस्ट्री और ये फ्रेंच, ठीक है। सो बस अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो इससे कन्वीनियंस क्या होगा, हम हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एक केस में आ जाएगी, हमें बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरी टेबल हमारे पास में होगी, तो ये बेस्ट रहता है। अब इसको बस टिक करते जाओ, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ए और बी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे थे, तो ए और बी दोनों दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, तो ये हमने टिक कर दिया इंग्लिश और हिंदी का। अब है सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, बी में ऑलरेडी है सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद है डी एंड ए वर टीचिंग मैथ्स एंड हिंदी। डी और ए मैथ्स और हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। तो डी और ए में मैथ्स और हिंदी, डी और ए, ठीक है। कुछ कुछ ओवरलैप भी हो रहा है, जैसे ए को हिंदी पहले टिक करा हुआ है। ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ई एंड बी, तो ई एंड बी हिस्ट्री और फ्रेंच, ठीक है। बस टिक हो गया, बस क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे। अब बस देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज टॉट बाय मोर देन 2 टीचर्स, ठीक है। इंग्लिश में देखोगे तो 3 है, इंग्लिश होगा आंसर, लेकिन इंग्लिश ऑप्शन में नहीं है। तो हिंदी को देखो, इंग्लिश हिंदी, हिंदी आंसर में हिंदी को टिक करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमें मिल चुका है, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द ऐसा कुछ है नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं सेफली। ज्योग्राफी, मैथ्स देख लो, हिस्ट्री देख लो, फ्रेंच देख लो, सब में 2-2 है। तो अगर इंग्लिश या हिंदी होता तो हम बोथ करते, तो इसमें तो इन्होंने हिंदी दे रखा है। बस नेक्स्ट देखते हैं, विथ हु अमंग द टीचर्स वर टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। कौन से टीचर मैक्सिमम पढ़ा रहा था। तो अगर हम ए को देखें, ए 3 पढ़ा रहा है, बी 5 पढ़ा रहा है, बी ज्यादा क्वालिफिकेशन इसके पास, सी के 2 हैं, डी के 2 हैं, ई के 2 हैं, ऑब्वियसली बी के ज्यादा है, बी जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। डी बी और ए में देखो कहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, या कहाँ पे मतलब कहाँ पे तीनों का टिक आ रहा है, डी बी और ए का। अगर हम डी बी और ए को देखें तो डी बी ए इंग्लिश में नहीं आ रही, क्योंकि डी इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, डी बी ए हिंदी में आ रहा है सिर्फ, है ना, और तो किसी में नहीं आ रहा। सिर्फ हिंदी तीनों पढ़ाते, तो आंसर होगा हिंदी। ओके, हिंदी हो गया आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वर टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी। ज्योग्राफी और हिंदी वालों को पकड़ो, ज्योग्राफी और हिंदी वालों को पकड़े हैं जिसमें दोनों में टिक आ रहा हो, ठीक है। ज्योग्राफी और हिंदी, ज्योग्राफी और हिंदी सिर्फ बी ही है जो ज्योग्राफी और हिंदी दोनों पढ़ा रहा है, और तो है ही नहीं कोई कॉम्बिनेशन। ई पढ़ा ही नहीं रहा, डी सिर्फ हिंदी पढ़ा रहा है, सी सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, ए सिर्फ हिंदी पढ़ा रहा है, बी है यार, ओनली बी। और
एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया क्या, ये वाला डी बी एंड ए वर टीचिंग, ये हमने आंसर, इसका आंसर नहीं मार्क किया था मैंने हिंदी में। और इसका नन ऑफ दीज होगा क्योंकि ओनली हमारा सी आ रहा था, नहीं ओनली क्या आ रहा था हमारा, ओनली बी आ रहा था, तो ओनली बी का ऑप्शन है नहीं इसमें। सो ओनली बी का ऑप्शन है नहीं, तो आंसर डी होगा इसका। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड पजल। सो थर्ड पजल में आपने देखा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। सो लेवल मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही बेकार लेवल था, आईपीवीबी का एलआर का बिल्कुल ही बेकार लेवल। सो अगले देखते हैं, अगले 10 क्वेश्चन। रत्ना सेज गौरव्स फादर, ये ब्लड रिलेशन का है। गौरव्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, हाउ इज रत्ना रिलेटेड टू गौरव। ठीक है, तो रत्ना ने कहा गौरव का फादर, साइड बाय साइड हम बनाते रहते हैं, गौरव का फादर, अब ये गौरव है, गौरव का जेंडर नहीं पता है हमें। जब भी आपको ऐसा कुछ भी, आपको जब तक जेंडर ना पता रखा हो, आप मान के चलो कि हम ना उसको बॉक्स में डाल सकते हैं ना सर्कल कर सकते हैं। बॉक्स का मतलब या हम उसको मेल या फीमेल कुछ नहीं मान सकते। तो जी को मैंने एज इट इज लिख दिया। गौरव का फादर, फादर का मेल होगा जेंडर, फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, गौरव का फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। ठीक है, अभी रत्ना ने कहा है, अब दो पॉसिबिलिटीज इसमें निकल के आ रही है। ठीक है, ओनली सन ऑफ माय फादर, या तो ये रत्ना खुद हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि रत्ना ये खुद हो, तो ये बन जाएगा गौरव फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, ये रत्नास फादर है। अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं बन रहा, गौरव का फादर रत्ना इज द, रत्ना इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। सो ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही बन रही है। अगर इसके हिसाब से हम ऑप्शन में जाएंगे, तो ऑप्शन में रत्ना और गौरव का रिलेशन क्या है, रत्ना गौरव की क्या है, तो अगर हम देखा जाए तो इसमें गौरव फादर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी होगी इसकी, जो दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी वो तो ये बनेगी कि गौरव का फादर ये होगा। अब रत्ना जो है, रत्ना इसकी क्या होगी, रत्ना इसकी सिस्टर या आंट कुछ भी हो सकती है। अब रत्ना, और यहाँ पे रत्ना का फादर, रत्ना फादर। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा सही लग रही है। अब इसमें गौरव और रत्ना को देखेंगे तो अंकल या आंट वाला सही रहेगा। अब आंट हमारा इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रत्ना तो यार लेडी ही होगी, तो उसको सर्कल ही कर दो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, हमेशा आपको चाहे फीमेल, आपको नेम फीमेल लग रहा हो, सीता गीता, लेकिन हमेशा उसको जेंडर जेंडर मत मानो। ठीक है, अगर आपको इसमें कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता तो मैं तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मार्क करके आता, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दे रखे है कि दो पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। पहली पॉसिबिलिटी में रत्ना गौरव का फादर भी हो सकती है, और यहाँ इस वाले केस में रत्ना इसकी अंकल या आंट बन रही है। अब अंकल ऑप्शन में है नहीं, तो आंट से हमें काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, गौरव फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनेगी और आंसर इसका आंट होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। So this question says Sia introduced Raghav as the son of the only daughter of the father of her uncle. How is Raghav related to Sia? So ये अच्छा क्वेश्चन है। So अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करूं, सिया इंट्रोड्यूस राघव एज द सन, मतलब राघव का जेंडर दे रखा है मेल। सो राघव यहाँ पर आएगा, बॉक्स में डाल दे राघव को, एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर। सो ओनली ऑफ द ओनली डॉटर। ठीक है, इसकी मदर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ओनली डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर है ये, ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, मतलब सिया, सिया सिया के ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, तो सिया के अंकल का फादर, यानी कि ये यहाँ पे जो बंदा आएगा उसका पूरा डेजिग्नेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होगा सियाज अंकल्स फादर। ठीक है, तो यहाँ राघव है, राघव की मदर है, और ये जो राघव का जो ग्रैंडफादर है वो सिया के अंकल का फादर है, यानी कि यहाँ पे सिया का अंकल आएगा। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे सिया का अंकल आएगा। अगर सिया का अंकल यहाँ पर आया है तो सिया कहाँ पर आएगी? अब दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। सिया या तो राघव की सिस्टर होगी, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ये पहली पॉसिबिलिटी है, तो सिया का अंकल ये हो जाएगा। या फिर सिया के अंकल का कोई भाई हो। अब यहाँ पे दे रखा है कि ये ओनली डॉटर है, तो ये ओनली डॉटर है, तो या तो ये हो कि सिया के अंकल का भी कोई हो, एक और भाई हो, और उसकी डॉटर सिया हो। तो इन दोनों केसेस में सिया का अंकल यहाँ पर आ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है। अब क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज राघव रिलेटेड टू सिया, राघव सिया का क्या है। तो अगर हम देखें तो इसमें राघव सिया का क्या है, तो सिया का या तो ब्रदर कह सकते हैं या कजन कह सकते हैं। तो ब्रदर या कजन में देखें तो दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रदर भी दे रखा है और कजन भी दे रखा है। सो ऑप्शन हमारा क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। दोनों ही दे रखे हैं तो हम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड कर देंगे। अब बहुत से बच्चे सारी पॉसिबिलिटीज ही नहीं देखते हैं। अगर आप सारी पॉसिबिलिटीज ही नहीं देखोगे तो आप ब्रदर या कजन एक पक्का टिक करके आओगे, और ऑप्शन ए और बी भी उन्होंने वही वैसे ही रखा हुआ है। तो सब कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन और आप कैसे आप डिसीजन ट्री बना रहे हैं उन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया सारी चीजें एक एक करके लिखो, जेंडर अच्छे से लिख रहे हो, उसका उसका भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। ऑलराइट, सो ये था, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्दो ये सिर्फ एक क्वेश्चन था ऐसा, बाकी सारे पजल का लेवल भी हमने देखा था बिल्कुल बेकार था। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था डिसीजन ट्री का बिल्कुल। सो डिसीजन ट्री, अगर मैं डिसीजन ट्री कह रहा हूँ, फैमिली ट्री की बात करें तो फैमिली ट्री के अच्छे क्वेश्चन आए ब्लड रिलेशन के, ये भी सही था, ये वाला भी सही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आपके एनालॉजीज के देखते हैं। चूज द मिसिंग वर्ड इन प्लेस ऑफ साइन ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स गिवन ऑन लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ साइन। सो डॉक्टर नर्स से रिलेटेड है, तो ये फॉलोअर किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली ना वर्कर होगा, ना यूनियन होगा, ना एम्प्लॉयर होगा, लीडर ही होगा। डॉक्टर नर्स है तो लीडर फॉलोअर होगा। ये तो क्या है, मतलब बिल्कुल ही टुच्चे क्वेश्चन दे रखे हैं, लास्ट ईयर बहुत ही बेकार पूछा है। ट्री इज रिलेटेड टू रूट इन द सेम वे एज स्मोक इज रिलेटेड टू सिगरेट, हीट, फायर, चिमनी। ऑब्वियस फायर ही आएगा यहाँ पे, और मतलब इसमें ये मतलब आर्ग्यूमेंट इनमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैप्टन इज रिलेटेड टू सोल्जर इन द सेम वे एज लीडर इज रिलेटेड टू फॉलोअर। अब ये देखो आपने, ये क्वेश्चन, ये एक ही पेपर है, ये जितने भी हमने इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये एक ही पेपर है, और इन्होंने क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट करा है। यहाँ पे लीडर फॉलोअर है क्वेश्चन 16, और यहाँ पे देखोगे यहाँ भी लीडर और फॉलोअर है। तो रिपीटिशन एक ही पेपर में इन्होंने रिपीटिशन करी है, मतलब हाउ फुलिश आर द पेपर सेटर्स। अब ये है, ये सिमिलरली फूड स्टमक है, तो फ्यूल किस में जाएगा? इंजन, रेल, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन। अब साफ मैं तीनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि फ्यूल जो है रेल में भी जाता है, ऑटोमोबाइल में भी, एरोप्लेन में भी। तो तीनों तीनों लाइकली आंसर तो हो नहीं सकते, इसका मतलब तीनों नहीं होंगे और इंजन आंसर होगा। ठीक है, इंजन वुड बी द आंसर। और 36 skirmish is related to war in the same way as disease is related to। ओके, सो स्किर्मिश क्या होता है आपका? कोई भी छोटी फाइट हो गई दो तीन लोगों में, ग्रुप में, तो वो स्किर्मिश होता है। और वॉर क्या होता है आपके बड़े लेवल पे। तो मतलब ये छोटे लेवल की बात हो रही है, यहाँ बड़े लेवल की बात हो रही है। तो डिसीज का किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? इन्फेक्शन नहीं हो सकता, पेशेंट नहीं, एपिडेमिक बिल्कुल सही, मेडिसिन नहीं, तो एपिडेमिक वुड बी द राइट आंसर। सो अब है आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। इन द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स एंड रिस्पॉन्सेज आर कोडेड इफ ओनली वन। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट है आपके पास, शुड देयर बी ओनली वन यूनिवर्सिटी थ्रू आउट इंडिया। सो पहला कंक्लूजन है, यस, दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। अब ये डायरेक्ट देखते ही आपको इस पर क्रॉस मारना चाहिए बड़ा सा। ये जो भी आपके ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं या फिर एक्सट्रीम कंक्लूजन होते हैं कि हाँ सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो वैसे आपको कभी भी एक्सट्रीम यस या एक्सट्रीम नो वाले कंक्लूजन्स हमेशा डिफॉल्ट रिजेक्ट करने चाहिए आपको, क्योंकि वो हमेशा भी मतलब सारे पर्सपेक्टिव से देखो, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखो, तो वो हमेशा फिट नहीं बैठते। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 देखिए, नो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉसिबल, ये हमें सही लग रहा है।
अब ऑप्शंस पे आते हैं। द अबव क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। सो आपको बताना है कौन सा इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो नहीं हो सकता, ओनली टू फॉलो सही लग रहा है, नीदर वन का नहीं, बोथ का भी नहीं है, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉसिबल हमें सही लग रहा है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में का होना एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 74, मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ। सेम क्वेश्चन है, तो कंक्लूजन क्या निकाला है, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि जितने भी हेल्दी पीपल है सारे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ऐसा हेल्दी पीपल कोई होगा ही नहीं। अगर मैं इसको सिलोजिज्म की टर्म में डालना चाहूँ तो हेल्दी पीपल ये बोल रहा है और मॉर्निंग वॉक ये बोल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि इसको हेल्दी ये वाला सेट हो, जो हो सकता है कुछ ऐसे हेल्दी लोग भी हो जो मॉर्निंग वॉक में ना भी जाते हो। ठीक है, मॉर्निंग वॉक गुड फॉर हेल्थ है, लेकिन हम इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सारे ही हेल्दी पीपल, हो सकता है वो बैलेंस डाइट लेते हो या कुछ भी न्यूट्रिशियस फूड लेते हो इसलिए वो हेल्दी हो। मॉर्निंग वॉक को हम सीधा उसमें नहीं डाल सकते। सो कंक्लूजन वन बिल्कुल गलत है। और कंक्लूजन टू है, इवनिंग वॉक्स आर नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो इवनिंग वॉक्स आर नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, इससे मतलब यहाँ मॉर्निंग की बात हो रही है तो इवनिंग के बारे में डायरेक्ट कंक्लूजन निकालना कि इवनिंग बेनिफिशियल नहीं है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो इससे इसका कोई कंक्लूजन मतलब इस स्टेटमेंट से ये वाली चीज तो हम नहीं निकाल सकते, सो ये बिल्कुल गलत है। सो दोनों कंक्लूजन गलत है, ऑप्शन सी नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, and this is the last question for this paper. Money plays most important role in politics. तो पहला कंक्लूजन है the poor can never become politicians. सो ये भी बिल्कुल गलत है। पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियंस, यानी कि मतलब पुअर को हो सकता है किसी गॉडफादर या किसी से भी फंडिंग मिल जाए या क्राउड फंडिंग हो किसी भी तरीके से, तो अगर वो अपनी कैंपेनिंग करना चाहता है तो कैंपेनिंग उसको वहां से हो जाएगी। तो द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन बिल्कुल गलत है। ठीक है, मनी मनी इसको कहीं से भी फंड वो करके पॉलिटिक्स कर सकता है। ऑल रिच मैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, सो ये भी बिल्कुल गलत है। तो मतलब थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल नॉलेज इन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है, बट इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही इस स्टेटमेंट को भूल जाए। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते ही आपको कंक्लूजन को नेगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कंक्लूजन एक केस में भी नेगेट हो रहे हैं तो कंक्लूजन ट्रू नहीं है। अगर 90 केसेस में ये वैलिड हो रहा है लेकिन 10 केसेस में इनवैलिड हो रहा है तो पूरा कंक्लूजन आपका इनवैलिड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंक्लूजन इनवैलिड होंगे, तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी नीदर वन नॉट टू फॉलोज। एंड विद दिस गाइस हमने सारे क्वेश्चंस जो भी हमारी पहली शिफ्ट आईपीवीबी की लास्ट ईयर हुई थी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिएगा। तो कमेंट से बिल्कुल बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरी टीचिंग स्टाइल से या आपको कुछ लगता है कि ये इंप्रूवमेंट हो सकती है, सो बिल्कुल बताइएगा। और अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस किस पर चाहिए आपको। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, प्लस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।